नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं स्टडी भारती यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 अक्टूबर 2020 के एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। तो इसमें आपको मैं वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ये थोड़े से क्वेश्चन हैं जिसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर फोटोकेमिकल स्मॉग, यानी कि निम्नलिखित में से प्रमुख फोटो केमिकल स्मॉग कौन सा है। तो आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन हैं। तो राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे पिक्चर मैंने दिखाई हुई यहाँ पे फोटो केमिकल स्मॉग की। अब जानते हैं कि फोटो केमिकल स्मॉग जो है वो होता क्या है। यानी कि इसका जो आंसर मैंने आपको बताया है कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उसका प्रमुख या वो मेजर पार्ट उसका क्या है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फोटोकेमिकल स्मॉग होता क्या है, देखिए जब सूर्य से यानी कि जो सन से जो अल्ट्रा वायलेट लाइट्स यानी कि जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं वो रिएक्ट करती हैं। किसके साथ रिएक्ट करती हैं, यानी कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट्स फ्रॉम सन रिएक्ट विद नाइट्रोजन ऑक्साइड। यानी कि जब सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट लाइट निकलती है वो रिएक्ट करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड से। तो किस में करती है वो, एटमॉस्फेयर में। तो उसे कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। अब देखिए जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उससे होता क्या है, उससे आई इरिटेशन होती है, स्किन इरिटेशन होती है। तो बहुत सारी चीज़ें इससे होती हैं, यानी कि ये नुकसानदायक है हमारे लिए। तो सिंपल सा ये मतलब है फोटोकेमिकल स्मॉग होता क्या है। ये वो है जब अल्ट्रा वायलेट लाइट जो सूर्य से निकलती है, सन से निकलती है, वो रिएक्ट करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड से एटमॉस्फेयर में, जो हमारे लिए खतरा पैदा करती है, जिससे हमें बहुत तरह से नुकसान है। आई इरिटेशन भी है, तो सांस लेने में दिक्कत भी हो जाती है, स्किन इरिटेशन भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्मॉग का मतलब क्या है, स्मॉग का ये मतलब है कि स्मोक प्लस फॉग। तो ये बनता है, यानी तो ये क्या बनता है, ये बनता है स्मॉग। आपने दिल्ली में देखा होगा कितना स्मॉग होता है वहाँ पे, तो आंखें जलने लगती है जब हम बाहर जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसमें वो कितने टाइप, उसमें देखिए 4 टाइप्स होती हैं उसके अंदर। सबसे पहली बात है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम कहते हैं CFCS, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है CFCS, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये देखिए सबसे पहले ये तो नॉन टॉक्सिक है। नॉन टॉक्सिक मतलब क्या है कि ये टॉक्सिक होता है विषैला, ये विषैला नहीं है, ये नॉन टॉक्सिक है। और ये नॉन फ्लेमेबल है, ये अज्वलनशील। नॉन फ्लेमेबल यानी कि ये जलने वाला केमिकल नहीं है। इसे कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इसे इस्तेमाल किया जाता है पैकिंग मटेरियल में। यानी कि जो भी पैकिंग वाला मटेरियल है उसको जब पैक किया जाता है तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। या जो एरोसोल स्प्रे होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। सो ये इसमें देखिए 4 पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे मिलके बना है। पहली बात तो देखिए ये कार्बन से मिलके बना है। दूसरी बात ये हाइड्रोजन से मिलके बना है। तीसरी बात ये क्लोरीन इसमें होता है, क्लोरीन होता है इसमें, और फ्लोरीन। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो इसके 4 इसमें पार्ट्स होते हैं इसके। तो इससे मिलके बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सिंपल यहाँ पे यही मतलब है कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो उसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको देखिए मैं ऐसे ही डिटेल में बताऊंगा, चाहे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन आपको उसमें अच्छा लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन आउट, यानी कि विषम संख्या बताइए। देखिए यहाँ पे विषम संख्या यानी कि ऑड वन दिया है, यहाँ पे आपको ऑड बताना है। देखिए यहाँ पे है 1, 5, 14, 30, 50, 55, 91। तो इसमें ऑड है 50 यानी कि 50। अब देखिए ये ऑड है कैसे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे इसे देखते हैं कि ये ऑड कैसे है। तो देखिए यहाँ पे है 1 स्क्वायर इजकल टू 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इजकल टू 5, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इजकल टू 14। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 1 स्क्वायर तो है, तो साथ में क्या है कि 2 स्क्वायर है। अगर
अगली रकम आ रही है तो यहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें जा रही हैं। यानी कि अगर हम नीचे देखें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे 5 स्क्वायर आएगा ना, 1 2 3 4 5, तो देखिए अगर हम इसे करें तो ये 55 आएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है 50, तो इसमें ऑड क्या है, इसमें है 50, इसमें ऑड है, यानी कि 50 इसमें नहीं आना था, सीधे ही 55 आएगा इसमें, तो ये ऑड है। तो आपको ये ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे ढूंढना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, विच एंशियंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड एट द एज ऑफ गंगा रिवर, यानी कि जो कौन सा ऐसा, यानी कि गंगा नदी के किनारे कौन सा ऐसा प्राचीन शिक्षण संस्थान स्थित है गंगा नदी के किनारे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। तो सबसे पहली बात है कि देखिए इसका राइट आंसर है विक्रमशिला बिहार। आप देखिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, इसका मैंने यहाँ पे फ़ोटो देखा है, आप ये देख सकते हैं, ये गंगा नदी के किनारे है। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं विक्रमशिला के बारे में। तो सबसे पहले देखिए कि जो विक्रमशिला है ये किसने बनाया था, इसको बनाया था पाल किंग, पाल वंश के जो राजा थे उनका नाम था धर्मपाल, धर्मपाल ने ये बनाया था। इनकी जो पाल किंग के राजा थे धर्मपाल, उन्होंने ये बनाया था। कब बनाया था उन्होंने, 8वीं शताब्दी यानी कि 8th सेंचुरी या अर्ली 9th सेंचुरी, यानी कि उन्होंने ये बनाया था या तो 8वीं शताब्दी में या अर्ली 9th सेंचुरी में बनाया था। इनकी 9वीं शताब्दी से स्टार्टिंग में ही बना दिया था। तो देखिए उसके बाद ये, यानी कि उसके बाद ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी ये ख़त्म की गई थी 1193 में, यानी कि 4 शताब्दी तक ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी चलती रही। लेकिन जब 1193 आया तब बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी आपको पता है कि जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी है यहाँ, ये विक्रमशिला है, उसने तकरीबन बुद्धिज़्म का जितना डाटा था वो सारा उसने जला दिया था। तो इसी के बीच में उसने विक्रमशिला को भी जला दिया था, उसको नष्ट कर दिया था। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि गंगा नदी के किनारे कौन सा है विक्रमशिला, किसने बनाया था, पाल किंग के राजा धर्मपाल ने 8th सेंचुरी या अर्ली 9th सेंचुरी में। उसके बाद इसे ख़त्म किसने किया था 1193 में, बख्तियार खिलजी ने। सो ये इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था जो आपके काम का है। सो नेक्स्ट है गैस द मिसिंग नंबर। आपको यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना है UOI-A। तो देखिए ये क्या है, ये इसको अगर हम उल्टा पढ़ेंगे यहाँ से तो ये क्या है, ये है वॉवल्स है ये। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ई, यानी कि AEIOU हमारे वॉवल्स हैं ये वाले, तो इसका राइट आंसर है ई। अगर आप इसे उल्टा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये वॉवल्स दिए गए हैं। देखिए हमारे जो ABCD है उसमें टोटल अल्फ़ाबेट है 26, जिसमें 5 हैं वॉवल्स और 21 है कॉन्सोनेंट। ठीक है फ्रेंड्स। सो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ARIIA। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, यानी कि अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग। तो देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर्स दी हुई है, आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है, अगर आप हिंदी में भी देखेंगे तो इसका यही फुल फॉर्म रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मनीष इज़ फैट, ही डिड नॉट ईट इन ए डे, ही ईट इन नाइट, विच टाइप ऑफ लॉजिक इट इज़। अब देखिए लॉजिक का क्वेश्चन है यहाँ पे कि बताते हैं कि मनीष मोटा है, उसने दिन के समय भोजन नहीं किया, वह रात में भोजन करता है। ये किस प्रकार का तर्क है, ये है अर्थापति। अगर आपको अर्थापति के बारे में जानना है तो मैंने इसके कंप्लीट जो लॉजिक के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें अर्थापति है और प्रत्यक्ष है, प्रमाण है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं और आप आसानी से उसे समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ए वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल मेमोरी क्या है, रैम। आप देखिए जो रैम है वो क्या है, वो वॉलेटाइल मेमोरी है, इनकी अस्थिर स्मृति है। सो देखिए हमारे पास दो तरह की जो मेमोरी होती है, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। तो देखिए यहाँ पे रैम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि रैम वॉलेटाइल मेमोरी कैसे है। देखिए सबसे पहली बात है कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ ए
फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज, यानी कि कंप्यूटर का जो डाटा स्टोरेज है वो इसमें स्टोर होता है। उसके बाद द रैम कैन परफॉर्म बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन, यानी कि जो रैम होती है वो रीड एंड राइट दोनों ही ऑपरेशन को करती है, वो दोनों ही जगह काम आती है। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द मेमोरी इज कॉल्ड रीड ऑपरेशन। अब देखिए जो इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रीड ऑपरेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स 12th समिट विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री, यानी कि जो ब्रिक्स का जो 12वां शिखर सम्मेलन है वो किस देश के द्वारा किया जाएगा या उसकी मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी। तो इसका आंसर है सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। तो देखिए जो ब्रिक्स की जो 12th यानी कि जो 12वीं समिट या 12वां शिखर सम्मेलन होना था वो कहाँ पे था, सेंट पीटर्सबर्ग में। ये कब होना था, ये होना था 21 से 23 जुलाई के बीच में, 21 से 23 जुलाई के बीच में। लेकिन यह पोस्टपोन हो चुका है, किसके कारण, कोविड-19 के कारण। ये क्या है, ये पोस्टपोन हो चुका है। पहले ही 21 से 23 जुलाई में होना था सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में, लेकिन अब ये नहीं हुआ, ये पोस्टपोन हो चुका है। सो आइए एक बार जान लेते हैं ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है। तो बी से सबसे पहली बात है कि बी से क्या है, बी से है ब्राज़ील, आर से है रशिया, आई से है इंडिया, सी से है चाइना और एस से है साउथ अफ्रीका। आप देखिए अगर आपको गौर करें यहाँ पे, तो मैंने इनका यहाँ पे जो तिरंगा, जैसे हमारा तिरंगा झंडा जो इनका फ्लैग है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। सो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका इज़ कॉल्ड टू ब्रिक्स। सो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एजेंडा 2030 स्टैंड फॉर, यानी कि जो एजेंडा 2030 क्या है। देखिए द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आल्सो known as the global goals were adopted by all United Nation members states in 2015 as a universal call to action to end poverty the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030। अब देखिए स्थायी विकास लक्ष्यों को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है। 2015 में देखिए सभी एकजुट राष्ट्र सदस्यों राज्य द्वारा गरीबी ग्रह को समाप्त करने के लिए एक सार्वभौमिक कॉल के रूप में अपनाया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि सभी लोग 2030 तक शांति और समृद्धि का आनंद लें। अब देखिए 2030 का है क्या कि गरीबी को हटाना, सभी मतभेद को दूर कर देना और शांति समृद्धि बनाना। ये सभी देशों ने 2015 में आपस में मिलके एक फ़ैसला लिया था। किस में लिया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो शांति व्यवस्था बनाए रखना ये है इसका सिंपल सा एजेंडा। So next question is, on which variable we measure the impact of effects, यानी कि किस चर पर हम प्रभावों के प्रभाव को मापते हैं। तो वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसमें हम प्रभावों का प्रभाव मापते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मैंने आप अपना वीडियो करवा रखा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जाके आप रिसर्च एप्टीट्यूड में जाके फोल्डर में जाके आप पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड फ्री में देख सकते हैं। सो देखिए डाटा ऑफ रिसाइकल बिन स्टोर इन विच मेमोरी, इनकी रिसाइकल बिन जो स्टोर है डाटा और स्टोर का डाटा किस मेमोरी में है, तो वो है हार्ड डिस्क के अंदर। आप देखिए रिसाइकल बिन क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर लैपटॉप में कोई भी चीज़ डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकल बिन के अंदर आ जाती है, कि ताकि अगर मान लीजिए अचानक से आपके जो डाटा है वो गलती से कट गया है, तो अगर आप उसे रिकवर करना चाहते हैं तो आप रिसाइकल बिन से कर सकते हैं। सो ये किस में होता है, ये लोड होता है हार्ड डिस्क के अंदर। तो देखिए मैंने यहाँ पे हार्ड डिस्क की इसकी फ़ोटो देखे यहाँ पे, तो आप इसे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु क्या है, तो देखिए दिसंबर 2015 में यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम NLIST और INDEST AICTE कंसोर्टियम नामक 3 कंसोर्टिया के विलय के साथ ई शोध सिंधु का गठन किया गया। आप देखिए यानी कि ई शोध सिंधु जो बनाया गया है वो किसके बाद बनाया गया है, वो है यूजीसी इन्फोनेट, एनालिस्ट और इसके द्वारा। तो इन तीनों को मिला के क्या बना है, ई शोध सिंधु। अब देखिए इसका प्रमुख क्या है, इसके प्रमुख बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में
इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों के साथ साथ एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो सिंपल से यहाँ पे आप देखिए फॉर्मेट क्या है, तो देखिए ई शोध सिंधु क्या है, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिजिटल। आप देखिए यूजीसी जो इन्फोनेट है, एनालिस्ट है या इंडेस्ट एआईसीटी है, इन तीनों को मिला के ई शोध सिंधु को बनाया गया। ई शोध सिंधु बेसिकली है क्या, ये है डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि डिजिटल आप देखिए लाइब्रेरी में जाके हम किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन ई शोध सिंधु एक डिजिटल लाइब्रेरी है, वहाँ पे आप जाके ऑनलाइन बुक्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट है B.VOC हैज़ हाउ मैनी क्रेडिट्स। अब देखिए ये है क्या, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़। बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ ये क्या है, B.VOC। तो इसमें कितने क्रेडिट्स हैं, देखिए इसमें 6 सेमेस्टर हैं, 6 सेमेस्टर यानी कि 3 साल, और इसमें 180 क्रेडिट्स है। सो देखिए मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा कोर्स होता है। ये देखिए कोर्स होता है B.VOC विच इज़ फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग एडुकेट स्किल्स, यानी कि जो पर्याप्त स्किल है स्टूडेंट को। यानी कि B.VOC क्या है, ये वोकेशनल स्टडी क्यों की जाती है कि ताकि जो स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट है, उनको एक एडिक्वेट स्किल दिए जा सके जो उनके प्रोफेशन में काम आ सके। यानी कि जो प्रोफेशन वो अपनाना चाहते हैं उसके रिलेटेड उनको क्या है, उनको स्किल प्रदान करना, तो वो है B.VOC। सो नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट प्रोड्यूस थोरियम। अब देखिए थोरियम जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, उसका आंसर है केरला। अब देखिए थोरियम होता कैसा है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं थोरियम कैसा होता है। तो देखिए थोरियम का आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो मेल्टिंग यानी कि पिघलने का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। दूसरी बात, इसका सिंबल है क्या, इसका सिंबल है TH। TH क्या है, ये सिंबल है थोरियम का। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। और ये किस राज्य, कौन सा राज्य इसका उत्पादन करता है, कौन से प्रोड्यूस करता है, वो है केरला। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, और डेली वीडियो अपडेट्स के लिए हमारा नया यूट्यूब चैनल स्टडी भारत 2.0 को भी सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्द हम इसके ऊपर एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 के लिए, जिसमें आपको डेली के डेली क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो डू सब्सक्राइब नाउ। जय हिंद, जय भारत।